बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, जहां पाकिस्तान के और आवाम के बहुत सारे मसाइल हर आए रोज़ बयान किए जाते हैं, चाहे उसमें महंगाई का बढ़ना हो, चाहे उसमें हुकूमत और अपोजिशन के आपस के इशूज़ हों, पार्लिमानी मामलात हों, जैसे पार्लिमान की जो कौमी सलामती की कमेटी है उसका इजलास और उस पर अपोजिशन का बॉयकॉट करना, फिर साथ ही साथ जो हुकूमत की तरफ से अपोजिशन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ अवाम को इंसाइट करने के लिए, इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर लाने के लिए सब कुछ कर रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसने आखिरी बजट पेश करते हुए ये कहा था कि अब कोई मिनी बजट नहीं आएगा। शौकत तरीन की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया था कि हम वो हुकूमत नहीं हैं जो बजट आने के बाद टैक्सेस आयद करें और जो बजट आने के बाद मिनी बजट्स पर यकीन रखें। लेकिन अब बहुत सारे एडजस्टमेंट्स के साथ एग्जम्पशंस जो थी उनको ख़त्म करते हुए अब 6 खरब रुपए की एडजस्टमेंट्स के साथ एक मिनी बजट ये हुकूमत लेकर आ रही है। अब इस बजट के हवाले से जो अपोजिशन ने फैसला किया है, ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि जी शदीद मुज़ाहमत हम करेंगे अगर ये पार्लियामेंट में आता है, इसको हुकूमत पार्लियामेंट में पेश करती है। और दूसरा मामला जो अली गौहर बलोच साहब, उसका भी ज़रा जवाब दीजिए कि बजट तो चलें समझ में आता है, आप लोग मुज़ाहमत करेंगे, अपोजिशन का हक भी है, आप लोग अग्री नहीं करते, मुस्तरद कर चुके हैं, लेकिन पार्लियामान की कौमी सलामती की मीटिंग है मंडे को 6 दिसंबर को, उसमें तो कौमी सलामती के मामला डिस्कस होने हैं, मुल्क से रिलेटेड चीज़ें होनी हैं, उसका बॉयकॉट आप लोगों ने क्यों कर दिया? देखिए सादिया, बड़ी सिंपल बात है। जब कौमी असम्बली के अंदर आपको पता है कि तमाम अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मतलब है कि बिल्कुल मुत्तहिद हैं और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने पूरा इख्तियार भी दिया हुआ है कौमी असम्बली के अंदर के जो मामला आते हैं, जो अपोजिशन का किरदार है। देखिए बात यह है कि आप पिछले दिनों पूरी कौम ने देखा कि किस तरह से वो जो एक EVM का ये जो मतलब है कि वो कानून पास करवाना चाहते थे और उसके साथ और भी बेशुमार बिल थे, और EVM के साथ एक कलभूषण को भी कानून के नाम के ऊपर NRO ये देना चाहते थे और वो भी इन्होंने करवाया। जिस तरह से कौमी असम्बली में कानून और आइन को रौंदा जाता है, जिस तरह से पूरे निज़ाम को बिल्डोज करके जो है वो मतलब है कि ज़बरदस्ती से कानून साजी की जाती है, और जो हमारे मतलब है कि असम्बली की रवायात हैं, जो हमारे असम्बली के कवानीन हैं, उनको बालाए ताक रखते हुए, और ख़ास तौर पर इसमें मैं समझता हूँ कि जो स्पीकर का बायस्ड रवैया है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर ये तो वो इश्यूज़ हैं कौमी सलामती के, जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि ऑलरेडी बैसाखियों के सहारे खड़ी हुई है, बाद इतने इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं कि जिसमें कोई 4-5 लोगों की अक्सरियत को नहीं देखा जाता। वो इश्यूज़ ऐसे होते हैं इस मुल्क की इकाइयों को करीब लाने के लिए, यकजहती को कायम रखने के लिए 7 दहाइयों में, यानी 70 साल के बाद वो कहते हैं कि कोई ऐसी हुकूमत है जो एतमाद में ले रही है पूरे पार्लियामान को, अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पेश करने जा रही है। डॉक्टर मोईद यूसुफ जो हैं वो इन कैमरा इजलास को ब्रीफ करेंगे, तो कौमी सलामती के जो मुशीर हैं, तो उस पर वो कहते हैं कि ना आना आप लोगों की तरफ से बड़ा गैर संजीदगी दिखाई गई है। देखिए पूरी जो कौमी असम्बली है, जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, वो कोई सारे कोई मतलब है कि कोई खुदा न खास्ता को मुल्क की सलामती के इश्यूज उनसे कोई इस तरह तो नहीं है कि आप उनसे छुपा कर एक कमेटियां बनाएं और एक ख़ास कमेटी बनाएं। पूरी असम्बली इम्पॉर्टेंट है, पूरी असम्बली के सामने ये होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि हर मामले को असम्बली में लेकर आएँ। ये असम्बली का तकद्दुस तो यहाँ देख लें, फ़लस्तीन का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, कोरोना का पेंडेमिक हो, प्राइम मिनिस्टर को असम्बली से गायब नजर आते हैं। कौमी सलामती कमेटी तो एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हुई कमेटी है, और ये माजी में होता भी रहा है कि इजलास होते आए हैं और सारी पार्टीज़ के जो नुमाइंदे हैं वो जाते रहे हैं उस कमेटी की मीटिंग्स के अंदर। देखिए कौमी सलामती के इश्यूज़ पर जो पहले इजलास हुए उनमें तमाम में मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन हुकूमत के गैर संजीदा रवैये को देखते हुए, हुकूमत के गैर आइनी और गैर कानूनी रवैये को देखते हुए, देखें जो EVM का इशू था वो क्या इशू था।
तमाम ऑपोजिशन, क्या ऑपोजिशन वहाँ पर स्टेक होल्डर नहीं है? क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है? आप एक जमात, अब वो जिस तरह से एक तरफ तो आपने इकोनॉमी का भट्ठा बिठा दिया, मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब चला गया है, दूसरे आप ये अभी भी ये ख्वाब देख रहे हैं, हालांकि आपका पंजाब का गवर्नर भी जो बयान दे रहा है वो भी आप कहीं पूरी कौम से ढके छुपे नहीं, वो भी आप सुन लें। दूसरी तरफ आप फिर ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि एक इलेक्शन आपने आरटीएस सिस्टम के जरिए जीता है, दूसरा इलेक्शन जो आप ईवीएम के जरिए जीतना चाहते हैं। ठीक है, पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी वाला जवाब मुझे ज़रा लेने दीजिए पहले चीमा साहब से। चीमा साहब, ऑपोजिशन तो कहती है कि जी हम बॉयकॉट करेंगे, वो अली बलोच साहब का आपने जवाब सुन लिया, लेकिन एक दलील ये भी पेश की जा रही है कि हुकूमत हमें तो कह रही है कि हम नहीं आ रहे हैं, हुकूमत खुद कब संजीदा रही है, खुद कितने इजलासों में कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग्स में वज़ीर आज़म साहब आए? नहीं, वज़ीर आज़म को तो पिछली बार उन्होंने कहा था कि वो ना आए, तो वज़ीर आज़म ने आप पहले कंसेंसस बिल्ड करने के लिए या इनको उसमें शामिल करने के लिए वो खुद नहीं आए। इनकी डिमांड थी, बाहर आके अजीब सी बात है ना कि आप एक डिमांड करें वो आपकी मान ली जाए, बाहर आके अदरवाइज आप इन्होंने तो कहा था कि वज़ीर आज़म नहीं आए, लेवल पे जाके छोटी ऑपोजिशन की तरफ से तो ये कहा गया था कि वज़ीर आज़म ने ना आकर बोल रहे हैं। मैं मदाखलत नहीं करूंगा, चीमा साहब बोल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल मेरी गुजारिश सुन लें चीमा साहब, एक सेकंड। लेकिन ये बात हमने नहीं की, आप ये गलत बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन ने कतई तौर पर ये हम तो हमेशा कहते हैं कि वजीर आजम आए, वजीर आजम कोरोना के पेंडेमिक में गायब था, वजीर आजम फलस्तीन के इशू पे गायब था, वजीर आजम कश्मीर के इशू पे गायब था। फिर आप ये मेरे सामने बैठ के तो ना कहें कि हमने आप ये साबित कर दें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ चीमा साहब, आप भाई आप साबित कर दें इस बात को। अच्छा, अब बलोच साहब सुन लेना जरा, देखें आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो आ गया ना। अब यह है कि जरूरी नहीं कि मेरा और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इकट्ठा हो जाए और हम या मैं आपको कन्विंस कर लो या आप मुझे कर ले, ऐसा नहीं होना। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने बयान कर लिया, मेरा अपना है। देखें ये बात जो है ये आई थी उसी वक्त और बार बार हर हवाले से आई थी कि अपोजिशन की ये डिमांड थी कि वज़ीर आज़म उसमें ना आए तो हम फिर आएंगे। वज़ीर आज़म उस पर नहीं आए तो ये ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि बाहर आके बजाय ये कि आप इस बात को या इस स्पिरिट को अप्रीशिएट करते, बाहर आकर कि वज़ीर आज़म इतने गैर संजीदा वो उसमें नहीं आए। उनकी संजीदगी का लेवल यह है कि जहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आप कह रहे हैं कि ना आए तो वो नहीं आए, तो उन्होंने आपकी बात मानी। सो मैं समझता हूँ इसमें इशू जो है, मुझे जो लगता है कि अपोजिशन जो है बार बार एक बात कर रही है कि हमारा मैंडेट ये है कि हमें एनआरओ दिया जाए, हम अपने जाती काम के लिए वज़ीर आज़म, आप भी जानते हैं वज़ीर आज़म कब से अपोजिशन की डिमांड्स मानने लग गए? नहीं, उस वक्त मानी थी ना जी, उस वक्त मानी थी और मैं समझता हूँ कि शायद यू कैन से ओवरऑल चूंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ हमारे और अपोजिशन के दरमियान नहीं रहता, ये सिक्योरिटी इदारों के दरमियान भी आ जाता है, फिर सेंसिटिव ज़्यादा है, फिर साथ ही अफगानिस्तान की सूरत अंदर बड़े वोलेटाइल थी, तो लिहाजा वज़ीर आज़म ने, ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी, लिहाजा वज़ीर आज़म ने वो स्पिरिट दिखाई जिसको अप्रिशिएट होना चाहिए था। दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो आप कह लें कि कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म होते नहीं है, देखें वज़ीर आज़म तो हर मंगल को कैबिनेट का इजलास भी करते हैं, मीटिंग में भी आते हैं। आप गौर करें कि नवाज शरीफ साहब की हाजिरियाँ कितनी थी, तकरीबन 4.5 साल हो रहे, 4.5 साल हो रहे वज़ीर आज़म। 4 साल वज़ीर आज़म में अगर आप हमें दिन बता दें कि सवाए उस दिन के जो ये हैं वज़राए या हलफ लेने के, कितनी बार वो आए, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कितनी बार आए, ये थोड़ा मैं समझता हूँ संजीदगी से पता लग जाएगा। आप कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म इतना पार्लियामेंट में नहीं आते थे जितना इमरान खान साहब आते हैं, ओके चलिए, लेकिन ये बात दुरुस्त है जो बलोच साहब ने भी कही कि पार्लियामान को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। ये चलें कौमी सलामती की कमेटी का मामला है, वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो इन कैमरा ही हो सकती हैं, लेकिन अदरवाइज बाकी मामलात में भी पार्लियामान को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। ये अपोजिशन की हमेशा से शिकायत रही है। रुबीना साहिबा, मुझे बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है कि जी पार्लियामान की बड़ी अहमियत है, पार्लियामान को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये पार्लियामान की ही कौमी सलामती की कमेटी है, वन ऑफ दोज कमेटीज़ जहाँ पे आप लोगों को भी शिकवा होता है कि हुकूमती अराकीन नहीं आते हैं, वो गैर हाजिर होते हैं। सो अब आप भी, पीपल्स पार्टी भी, क्या वाकई इस बॉयकॉट पे यकीन रखती है? 6 दिसंबर को नहीं शामिल हो रहे?
देखिए, मैं ये कहूँगी कि देखिए जो ख़ासतौर पर हुकूमत का जो रवैया रहा है अभी तक अपोजिशन के साथ, ईवीएम का अगर आप कहें इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसके ऊपर आप देखें कि कितना अपोजिशन को साथ लेके चलिए ये हुकूमत। बाकी सारी चीज़ें दूसरी जो भी मतलब आप मामलात देखें वहाँ पर अपोजिशन को वो एक ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी जाती या उनको सुना नहीं जाता जो एक किसी भी मुल्क की अपोजिशन का एक रोल होता है, और उसमें उन एक हुकूमती लोगों को उसको सुनना होता है। वो उस वहाँ पर आप देखें पार्लियामेंट में भी अभी ईवीएम जब आया तो ईवीएम का जब बिल पास हो रहा था तो वो वहाँ पर हमने जबकि पॉइंट आउट किया था कि इवन गिनती भी पूरी नहीं थी, लेकिन इन्होंने किस तरह से जल्दी में स्पीकर साहब ने जो है वो वोटिंग करा के और उसको मुसल्लत किया इस कौम के ऊपर, और वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कौमी सलामती कमेटी बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच रही है अभी, और इस पे अभी इस नतीजे पे हम इंशाल्लाह जो जैसे अपोजिशन के दूसरे लोग चाहेंगे उसी तरह से हम इसके ऊपर हम भी अभी फिलहाल इसके ऊपर गौर हो रहा है। और फिर दूसरा मैं ये कहूँगी सादिया, देखें ये हुकूमत कौमी सलामती कमेटी की बात करे या इजलास बुलाए, लेकिन कहाँ पर ये हुकूमत कामयाब हुई है? अभी देखें 600 अरब का जो बॉम्ब गिराने जा रही है ये हुकूमत मिनी बजट के नाम पर, और जिस तरह से जो टैक्सेस की को बढ़ाया जाएगा, ये क्या आप और हम देख रहे हैं? आगे आने वाले हालात देख नहीं रहे? आज अभी पिछले दिनों जो है वो कल पर या परसों की बात है, यहाँ पर कराची में जो है एक 4 बच्चे के बाप ने जो है बच्चों के बाप ने खुदकुशी की है। इस तरह की खुदकुशियां हो रही हैं। अब मतलब ये हुकूमत कौमी सलामती की तो बात छोड़े, कहीं पर भी जो है ये कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही। तो अब एक ही हल है कि इनको घर बिठाना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपने मिनी बजट की बात की, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे। तो जो 6 खरब रुपए के एडजस्टमेंट्स के साथ एक मिनी बजट आ रहा है और इस पर ऑपोजिशन ने मुकम्मल मुज़ाहमत दिखाने का ऐलान किया है, इस पे बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसने ये दावा किया था कि लोगों को 1 करोड़ नौकरियां देंगे अपने इस टेन्योर में, और मुल्क में नौकरियों की तलाश में बाहर से लोग आएंगे, यहाँ की नौकरियां करेंगे, लेकिन हुकूमती जो आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक इस 3 साल के अरसे जो इस हुकूमत का है PTI का, उसमें 10,26,000 लोग मुलाजमत की गरज से बैरून मुल्क गए हैं। यहाँ मुलाजमतें उनको नहीं मिल रही हैं। दूसरी तरफ जिस 6 खरब की हमने मिनी बजट की बात की थी, उसमें हुकूमत तकरीबन 350 अरब रुपए हासिल करेगी मुख्तलिफ टैक्स इस्तना वापस लेने से। साथ ही साथ कराची, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, तो वहाँ पर कीमतों की शरह को मार्केट की सतह के 90% तक बढ़ा दिया गया है। ये 40 बड़े शहरों में किया गया है टैक्स के हिसाब के लिए। साथ ही साथ अगर हम लग्जरी आइटम्स की बात करें तो हुकूमत ने जो 525 गैर ज़रूरी अशिया की दरामद समझी है, उन लग्जरी आइटम्स में उन 525 चीज़ों को रखा है, उन पर रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो आयद करने का फैसला किया है। फिर गाड़ियों पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो लागू करने की तजवीज़ सामने आई है। इसी तरीके से गाड़ियों की दरामदात पर भी जो टैक्सेस हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। अली गौहर बलूच साहब, इस तमाम तर सिचुएशन के बावजूद आपके शौकत तरीन साहब, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर हैं बराए ख़जाना, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि अवाम थोड़ा सा सब्र कर लें, घबराना नहीं है, महंगाई कम होने वाली है। देखें, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। पहली बात तो ये है कि आप देख लें कि अभी तक जब से ये हुकूमत मतलब है कि सिलेक्ट हुई है, तो इसमें कितने वज़राए ख़जाना तब्दील हुए हैं। बल्कि ये तो कहते थे कि हमारे अरस्तू तो असद उमर साहब हैं जब ये कंटेनर पर खड़े होकर बातें करते थे, तो अब ये देख लें कि
ये जो अभी तरीन साहब हैं, शौकत तरीन साहब, ये इनका नंबर कौन सा है और ये पहले किस पार्टी में थे। तो इसका मतलब है कि इनकी पूरी जो टीम है वो मांगे तांगे की है। इनकी फ्रंट लाइन देख लें, वो सारी परवेज़ मुशर्रफ वाली टीम जो है वो इनकी काबीना के फ्रंट बेंचों पे बैठी हुई नज़र आती है। बाकी ये है कि हाँ, एक चीज़ जो असल इशू है सादिया, वो असल इशू ये है कि ये एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये मुख्तलिफ लोगों का जत्था है जो मिला जुला के इनको मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया। यही वजह है कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। जब इनका फोकस सिर्फ ये होगा कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां कैसे देनी है, ये इनकी पोलिटिकल तरबियत है। जब इनका फोकस ये होगा कि इनके वज़रा बैठे हुए दाएं बाएं लोगों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटना है, जो खैरात में मिला हुआ कोरोना का फंड है वो भी 40 अरब रुपए खुद खा जाने हैं, उसको तो वो तो एक अलग चीज है। लेकिन सवाल ये है कि जिन इदारों पे तनकीद करें, मैं तो आपके इलेक्शन कमीशन वाली की बात कर रही हूं कि उसकी माफी मांगे, ये तो हम बहस को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। सादिया, यही आप वजह जो कह रहे हैं कि महंगाई के मामले के ऊपर जो शौकत तरीन साहब ने जी सादिया, यही तो वजह है कि जब आपके वज़रा जो हैं वो बड़े बड़े स्कैंडल्स में मुलव्वस हो जाए करप्शन के, और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, और अकाउंटेबिलिटी के नाम नहाद इदारे को जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जजमेंट्स दी हों, उसको सिर्फ ऑपोजिशन को विक्टिमाइज करने के लिए लगा दिया जाए, तो फिर वो हुकूमत डिलीवर क्या है। लेकिन आज उसी ने आपने कहा कि ऑपोजिशन जिन इश्यूज को लेकर वावेला करती है, असल में वो इश्यूज हमारे पास है ही नहीं, यानी नैब के इदारे के पास है ही नहीं। ये भी आज नैब की जानिब से स्टेटमेंट आया है। टाइम थोड़ा है, मैं पहले इसी मामले पे चीमा साहब और फिर रुबीना साहबा का मौक़िफ़ भी जान लूँ। मुझे बताइए चीमा साहब, ये कहाँ से अवाम देंगे 6 खरब रुपए? ये आप इनको एग्जम्पशंस ख़त्म करने का नाम दे लें, जो मर्जी नाम दे लें, लेकिन इसका इजाफी बोझ तो अवाम पे ही आना है सर। इसमें देखिए, इसमें बड़ी खूबसूरत 4 चीज़ें आपने लिखी हैं, आपने जो बताई हैं मैंने लिख ली हैं। आपने कहा कि जी यू कैन से कि 600 अरब रुपया है, 300 अरब रुपया जो है वो यू कैन से कि एक तो लग्जरी आइटम है 525। लग्जरी आइटम पे ड्यूटी बढ़ना ये किसी भी सोसाइटी के लिए पॉजिटिव बात है। ये जिस सोसाइटी में 50%, 40-45% लोग गरीब हों, उस सोसाइटी में कुछ लोग इतने अमीर होते हैं, इतने अमीर कि वो सारे लग्जरी आइटम दुनिया के, मतलब 2000 रुपए का, 3000 रुपए का दूध मंगवा के वो सोयाबीन, जिनको गैर जरूरी अशिया करार दिया जा रहा है, या उस पर एक्साइज ड्यूटी लग जाए। जी डेफिनेटली वो जो गैर जरूरी होती है तभी लग्जरी कहते हैं। दूसरी बात इसमें ये इस बात को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। दूसरी बात, बड़ी गाड़ियां अगर इम्पोर्टेड लोगों ने मंगवानी है, बड़ी गाड़ियां मंगवानी है तो उस पर ड्यूटी लगे, ये भी मैं समझता हूँ कि ये होनी चाहिए। इसमें आपको खुश होना चाहिए और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि देखें, इसमें जो आप कह लें कि ये है प्रॉपर्टी में अगर आप कोई जगह, किसी जगह उंगली रख दें, गूगल लेके चले जाएं, किसी जगह जाके एरो रख दें कि वहाँ पे एक्चुअल कीमत क्या है और टैक्स कितना देते हैं। अगर तो वो 30% से ज़्यादा है तो मुझे ज़रूर बुलाना कि इस जगह पे 30% एक्चुअल जो वैल्यू है उसका 30% से ज़्यादा पे टैक्स लोग दे रहे हैं, तो नहीं होगी ऐसी जगह आपको मिलेगी नहीं, ढूंढने से नहीं मिलेगी आपको। आप अगर 80% 70% उसकी वैल्यूएशन हो जाए, अगर एक जगह 10 लाख का मरला है, वहाँ 7 लाख पे लोगों को टैक्स देना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। अगर वहाँ टैक्स लोग 2 लाख पे दे रहे हैं और आप समझ रही हैं कि ये ठीक कर रहे हैं। अगर एक प्रॉपर्टी बंदा खरीदता है, 2 कनाल के घर में रहता है, एक उसका प्लाजा है, एक उसकी हवेली है, 8 कनाल का डेरा है। चीमा साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि टैक्सेस बढ़ाने के लिए कि अमीरों पर टैक्स हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, बड़े बड़े घरों पर है, लेकिन ये बॉटम लाइन तो इसकी सिर्फ इतनी है ना कि भाई हमसे IMF ने मुतालबा किया है, हम मुआहदा कर बैठे हैं, 7 खरब के हमने इजाफी टैक्सेस लगाने ही लगाने हैं, वो इकदामात हमने करने हैं, मजबूरी है हमारी। बॉटम लाइन तो ये है, क्या मजबूर हैं, हुकूमत मजबूर है, हुकूमत ने करना है। नहीं, मेरा सवाल ये देखिए सर, ये मेरा सवाल ये है कि आपके कहने पे मैं कोई नेकी का काम कर लूँ, किसी मौलवी साहब के कहने पे कर लूँ, अगर मैं कोई यहाँ पे रैशनलाइजेशन ला रहा हूँ, मैं कोई स्टैंडर्डाइजेशन ला रहा हूँ, मैं कोई अच्छाई कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे बंदे पे टैक्स लगा रहा हूँ जो जिसका टैक्स देना बनता है, तो मैं किसी के कहने पे भी करूँ। मैं अनपॉपुलर, देखें, गवर्नमेंट के लिए टैक्स लगाना कभी भी पॉपुलर फैसला नहीं था। लास्ट कमेंट रुबीना साहिबा, वो कह रहे हैं कि जी अगर मैं ऐसे बंदों पर, हुकूमत ऐसे बंदों पर टैक्स लगा रही है जिनसे टैक्स निकालना बनता है, तो फिर क्या मसला है?
देखिए सादिया, ये तो सारी चीज़ें फैब्रिकेटेड होती हैं, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि किस तरह से आवाम का जो एक उनको मतलब किस तरह से डाइवर्ट किया जा सकता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात सारी ये है कि ये बेशक ठीक है, लग्जरी आइटम्स पे अगर वो टैक्स बढ़ा रहे हैं तो क्या आटे की कीमत भी कम कर रहे हैं, क्या चीनी की कीमत भी कम हो रही है, क्या जो है वो जो रोज़मर्रा की जो खाने पीने की अशिया है जो एक गरीब आदमी खरीदता है, जो एक बेसिक नीड्स हैं हर इंसान की, वो चाहे वो ख्वाह अमीर हो या गरीब हो, वो दोनों ही खरीदते हैं, तो क्या उस पर जो है वो कीमतें कम की जा रही हैं? नहीं जवाब होगा इसका, क्योंकि बात सारी यही है कि ये इस तरह के सोचे छोड़कर जिस तरह से समटाइम्स अगर किसी को डाइवर्ट करना हो, तो आपको लगता है कि ये सारा बोझ जो है वो गरीब तबके पर आएगा? अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप है। रुबीना साहब आपका, अली बलोच साहब आपका और जमशेद इकबाल चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।